बस तो रुक ही नहीं रही है राजा, तुम बस का पीछे वाला दरवाजा खोल दो। यह चीखें और भयानक घबराहट उस खौफनाक पल की गवाही दे रही थी जब मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी। एक तरफ रफ्तार पकड़ा चुकी, बस पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी, और दूसरी तरफ परिवार के बीच एक ऐसा चौंकाने वाला बम फूट चुका था जिसने सबके होश पूरी तरह से उड़ा दिए थे। नाहर, जिसे सब अपना बेटा और पति समझ रहे थे, उसने अचानक सबके सामने गुस्से में चिल्लाते हुए कह दिया कि दूर रहिए मुझसे, ऐसे चिपकना बंद करिए मुझसे, क्योंकि मैं आपका नाहर नहीं हूँ। यह सुनते ही दादी और बाकी सब लोग सन्न रह गए। दादी के कांपते हुए मुंह से बस इतना निकला कि नाहर बेटा, यह तू क्या कह रहा है? लेकिन नाहर के भेष में छुपे उस बहरूपिये ने साफ कह दिया कि वही जो आप सबने अभी सुना, मैं नाहर नहीं हूँ। एक तरफ ये बहुत बड़ा धोखा सबके सामने आ रहा था और दूसरी तरफ कोई छुपकर एक रिमोट का बटन लगातार दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि उस पूरी बस को बम से उड़ा सके। लेकिन रिमोट की लाइट ऑन नहीं हो रही थी और सिग्नल बार बार टूट रहा था। ये सारा खतरनाक खेल आखिर यहाँ तक पहुंचा कैसे, और नाहर का यह हमशक्ल इस परिवार के बीच क्यों और कैसे आया? चलिए दोस्तों, कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं और इस पूरे गहरे रहस्य से हमेशा के लिए पर्दा उठाते हैं। ये सारा खेल उस दिन शुरू हुआ जब परिवार के सभी लोग एक साथ बस में सफर के लिए खुशी खुशी निकले थे। सब लोग आराम से अपनी अपनी सीट पर बैठ गए थे और चारों तरफ एक बहुत ही शानदार और खुशी का माहौल था। हर हर महादेव के जयकारे बस के अंदर गूंज रहे थे। तभी किसी ने ड्राइवर भैया से कहा कि भोले जी का कोई अच्छा सा भजन लगा दीजिए। लेकिन तभी दादू ने बीच में टोकते हुए बड्डे ही कूल अंदाज में कहा कि नहीं, कोई भजन नहीं, सिर्फ बॉलीवुड सॉन्ग बजेंगे। जिस पर सब जोर से हंस पड़े और बोले कि अच्छा, यह भी ठीक है। इसी बीच सफर के दौरान रतन जी के पास अचानक एक वीडियो कॉल आता है और दूसरी तरफ से आवाज आती है कि अरे रतन साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? रतन जी जवाब देते हैं कि बस ठीक ही हैं। मैंने सोचा था कि आप सबको सपरिवार बिजनेस एक्सपो के लिए मैं अपने घर पर इनवाइट करूं, लेकिन एन वक्त पर सारा प्लान कैंसिल करना पड़ा। दूसरी तरफ से हैरानी से तुरंत पूछा गया कि क्यों, क्या हो गया? तब रतन जी ने एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि दरअसल उनके बेटे नाहर का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर दूसरी तरफ वाला इंसान बुरी तरह चौंक जाता है और निहारिका का नाम लेता है, लेकिन फिर पूछता है कि लेकिन अब तो नाहर बिल्कुल ठीक है ना? रतन जी भगवान का शुक्र मनाते हुए कहते हैं कि हाँ, खाटू श्याम जी की कृपा से वह अब बिल्कुल ठीक है, इसलिए वह फिर से वह बिजनेस एक्सपो होस्ट करने जा रहे हैं और अगर वह सपरिवार जयपुर आ सके तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। दूसरी तरफ से खुशी भरे स्वर में जवाब आता है कि रतन जी, अगर आपने भगवान से और कुछ मांगा होता तो वह भी आपको आज मिल गया होता, क्योंकि हम लोग इस वक्त जयपुर के लिए ही निकले हैं, घूमने और भगवान जी के दर्शन करने के लिए, और आधे रास्ते हम पहुंच भी चुके हैं। रतन जी बहुत खुश होकर कहते हैं कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए फिर आज शाम को ही मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं और कॉल कट हो जाता है। इतने में बस अपनी पहली मंजिल पर पहुंच जाती है और सब कहते हैं कि चलिए चाय नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद आगे का मजेदार सफर शुरू करेंगे। इसी बीच कहानी में एक नया और सस्पेंस से भरा मोड़ आता है जहां राध्या और प्रथम किसी गहरी साजिश का हिस्सा लग रहे होते हैं। राध्या चुपके से इशारा करते हुए कहती है कि वह देखिए, वह अग्नि का कमरा है, आपको पता है ना आपको क्या करना है, क्योंकि अग्नि बहुत ही ज्यादा शातिर है, अगर उसे थोड़ी सी भी भनक लग गई तो वह सब कुछ आसानी से समझ जाएगी। प्रथम अपने घमंड में चूर होकर कहता है कि मैंने लंदन और यूएस तक अपना बिजनेस एक्सपेंड किया है, एक बार मुझे कोई कुछ बोल दे तो मेरे दिमाग में पूरी ब्लूप्रिंट बन जाती है, इसलिए तुम यह मुझे बार बार छोटे बच्चों की तरह सिखाना बंद करो। राध्या को प्रथम का यह रूढ़ लहजा बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह भड्ड चक्कर कहती है कि तुम नहीं, आप कहिए, एक्सक्यूज मी, मैं आपको आप कहकर बुला रही हूँ तो आप मुझे तुम क्यों बोल रहे हैं? दोनों के बीच की यह तनातनी साफ दिखा रही थी कि कुछ बहुत बड्ढा पक रहा है। इसके बाद जब सब लोग मिलते हैं तो रूही जी से सवाल किया जाता है कि हमें अभी अभी पता चला कि नाहर जी का एक्सीडेंट हुआ था, वह ठीक तो है ना? तभी नाहर वहाँ आता है और लोग उसे नमस्ते कहते हैं और हालचाल पूछते हैं। कोई कहता है कि नाहर ये राध्या और प्रथम है, लेकिन नाहर का बर्ताव बहुत ही अजीब और रूखा होता है। वह सीधा मुंह पर कहता है कि मैं यहाँ तुम्हारे रिलेटिव्स को एंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी, आप लोग अपना काम कैरी ऑन करें। यह सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। रूही तुरंत बात संभालते हुए नाहर को जाने के लिए कहती है और मेहमानों से माफी मांगती है कि नाहर जी बिल्कुल ठीक हैं, बस दवाइयों के भारी असर की वजह से वह थोड़े चिड्ढे से हो गए हैं, इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मेहमान कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम जल्दी मिलते हैं। लेकिन एक शख्स की तेज नजरों ने कुछ ऐसा देख लिया था जो किसी और को नहीं दिखा। उसने मन ही मन सोचा कि अगर नाहर जी मौत के मुंह से बाहर आए हैं तो रूही जी की आंखों में वह खुशी की चमक दिखने की बजाय एक गहरी उदासी और नमी क्यों थी? क्या रूही कुछ ऐसा जानती है जो बाकी सबसे छुपाया जा रहा है? कहानी में सस्पेंस तब और गहरा हो जाता है जब नाहर किसी से मिलने पहुंचता है और वह इंसान चौंक कर कहता है